आपने वीटो का जिक्र 2-3 जगह पर सुना होगा। एक तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास देखी होगी, एक आपने अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, उस यूएनओ के अंदर भी हम देखते हैं। ठीक है, यूएनओ में 5 राज्य देशों के पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब किसी भी चीज को रोक देना, किसी भी काम को होने से रोक देना। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप अभी स्टूडेंट हो, कमाते नहीं हो, ठीक है, और आपके किसी प्यारे प्रियतम मित्र या प्रियतमा या प्रियतम, उनका जन्मदिन आ रहा है, ठीक है, और आपसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत गहरा प्यार है, और आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं उनको आईफोन गिफ्ट दें, ठीक है। अब पैसे हैं नहीं, घर वाले जो लिमिटेड पैसे देते हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए कि तुम परिवार से, अपने पापा से, मम्मी से पैसा लेने जाओ और उनको कहोगे यार पापा पैसा दो यार, मेरे को 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, मेरी दोस्त है उसका जन्मदिन आ रहा है, मेरे को आईफोन गिफ्ट करना है, ठीक है। अब ऐसे में अगर तुम्हारे पापा उस चीज को मना कर दे, क्या कि भाई नहीं पैसा नहीं मिलेगा, इन चीजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हो गई वीटो, यानी कि आपको किसी काम को करने से रोक दिया गया कि भैया ये वीटो लगा दी। क्यों लगा दिया? क्योंकि उनको लगता है यार ये फिजूल खर्ची है ना, खुद तो कमाता धमाता नहीं, हमारी कमाई से अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दिला, वाह बेटा वाह, तू बड़ा, यही इसीलिए तेरे को पैदा किया था, इसीलिए तेरे लिए इतना ज्यादा वो हम कर रहे हैं ना कि तू आईफोन दिलाए, हमारे पैसे का। हमसे तो कभी आज तक तूने हाथ पैर दबाने के लिए बोला नहीं होगा, लेकिन वहां पर क्या किया, आईफोन, वो भी पापा के पैसे का। तो उनके लिए हो सकता है कि वो गलत हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो, है ना, उस गलत काम को रोकने के लिए उन्होंने वीटो कर दिया। ऐसे ही राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है, वीटो की शक्ति, कि वो संसद के कुछ कामों को या मंत्री परिषद के सलाह को ऊपर एक तरीके से उनके ऊपर वीटो कर सकता है, अलग अलग तरीके से वीटो कर सकता है। उसके पीछे, राष्ट्रपति को ये वीटो पावर दिए जाने के पीछे की मंशा ये थी कि अगर संसद कभी तानाशाह होकर के काम करने की कोशिश करे, संविधान के खिलाफ जाकर के काम करने की कोशिश करे, ठीक है, या लोकप्रियता हासिल करने के लिए संविधान के से खिलाफ जाकर के, जनता के हितों के खिलाफ जाकर के कार्य करना शुरू करे, तो ऐसे में राष्ट्रपति उन चीजों को देख करके रोक सके, ठीक है, संसद को समझा सके, बता सके कि भाई देखो ये ठीक नहीं है, इसको इस तरीके से बदल लो, इसको इस तरीके से सही करने की आवश्यकता है। तो ये इस तरीके की वीटो पावर जो है ना वो यहां पर दी गई है, ठीक है जी, क्लियर? आप लोग जिंदा है कि नहीं जी? हाउस द जोश, कैसा है भाई जोश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब इनके पास विधेयक के मामले में 3 पावर होती है, उन पावर्स को हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर के जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो पहली चीज तो उस पर स्वीकृति कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है, साइन कर देगा, कानून बना लेगा। उस पर स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी कि वीटो कर सकता है। इन वीटो को हम अगली कुछ स्लाइड्स में समझेंगे। या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधेयक को, कह सकता है कि देखो हमारे पास ये तुमने कुछ भेजा है, मेरे कुछ विचार है, इनमें कुछ चीजें ठीक नहीं है, उनको काट करके जोड़ करके बोल सकता है कि ये चीजें जोड़ो, ये चीजें करो, ऐसे करके वो वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। हालांकि ये प्रावधान है कि वो पुनर्विचार वाला जो विधेयक है वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास आएगा, तो फिर राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, उसके ऊपर वो साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुद्दा है अध्यादेश का, ठीक है। संसद के जो 17 की अवधि है ना, उसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति देता है राष्ट्रपति को, ठीक। अध्यादेश क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा जब हम संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो संसद वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब लोकसभा राज्यसभा दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो, या लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से कोई एक सदन उसका सत्र, वो सत्र में ना हो, तो ऐसे में किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है दोनों सदनों की। एक सदन नहीं है या दोनों ही नहीं है तो कानून नहीं बनेगा। अब कानून नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा, और कुछ महत्वपूर्ण मामले भी आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं जिनको करना जरूरी है।
तो ऐसे में उन कामों को करने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के कहने पर करेगा, हालांकि ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से करेगा, आर्टिकल 74 यहां पर भी काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो अध्यादेश जारी करता है। और उस अध्यादेश के पावर जो है वो सीमा अवधि, उनकी समय सीमा को छोड़ करके, ठीक है, वो लगभग संसद के कानून की तरह ही काम करते हैं। केवल 2 मामलों में वो उससे कम रहता है कि एक तो 6 महीने की अवधि होती है, 6 महीने के अंदर अंदर संसद के सामने रखवाना पड़ता है, ठीक है। संसद का सत्र जब चल रहा हो तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, और जो संविधान का संशोधन है वो अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये 3-4 चीजें जो नहीं होती, बाकी सारी चीजों में वो जिस तरीके से कानून की शक्ति होती है उतनी ही शक्ति, वैसी ही शक्ति अध्यादेश के अंदर भी होती है, ठीक है। उसको हम संसद वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स दी जाती हैं राष्ट्रपति को, जैसे कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट। इनकी जो रिपोर्ट्स है ना वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं, और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को संसद के सामने रखवाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, यहां से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नांकित में से कौन कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं, या निम्नांकित में से कौन कौन सा संगठन या आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं। और आपके विकल्प रहेंगे, ए केंद्रीय सूचना आयोग, एक, दूसरा आपको दे दिया जाएगा कैग की रिपोर्ट, तीसरा आपको दे दिया जाएगा वित्त आयोग, ठीक है, और चौथा आपको दे दिया जाएगा राज्य सूचना आयोग। और फिर आपसे कहा जाएगा सही कथन चुनिए, आपको विकल्प दे दिए जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना केवल बी, दूसरा और तीसरा कथन सही था। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना वो डायरेक्ट सेंटर की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझते हुए चलना है कि कौन कौन से ऐसे आयोग हैं जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं और राष्ट्रपति उसको संसद के सामने रखवाते हैं। अब कुछ वित्तीय पावर देख लेते हैं, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां, हालांकि इतनी अधिक नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि धन विधेयक आप बिना राष्ट्रपति की मर्जी के नहीं ला सकते, राष्ट्रपति की मर्जी से ही धन विधेयक पेश कर सकते हैं, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के सामने रखवाता है ये, ठीक। कोई भी अनुदान की मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि, उससे किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। आकस्मिकता निधि जो है, कंटिजेंसी फंड जो है, वो भारत की कार्यपालिका के अधीन है, कार्यकारी आदेश से कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उससे अगर कोई भी मान ले तो कोई काम आगे, कोई एकदम नया एकदम से कोई चीज आ गई, सरकार को एकदम अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो वहां से उससे पैसा वो एडवांस में ले सकता है, ठीक है। हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, तो वित्त आयोग का गठन भी यही करता है। अब कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर्स को भी देख लेते हैं। जुडिशियल पावर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो नियुक्तियों के संदर्भ में है, जो मुख्य अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि कौन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ये करेगा। उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी यही करेंगे, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाकी अन्य न्यायाधीश, इन सबकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के थ्रू होती है। अब यहां पर यूपीएससी आपके साथ खेल खेलेगा। खेल क्या खेलेगा, वो सवाल देगा, एक लाइन बोलेगा, भारत में न्यायपालिका में नियुक्तियां कोलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती हैं, ये आपको बोला जाएगा। अब जिसने डिटेल से चीजें नहीं पढ़ी, विस्तार से चीजें नहीं पढ़ी, उनको सही लगेगा कि अरे हाँ कोलेजियम ही तो है, लेकिन ये ध्यान रखना है वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नियुक्तियों की बात की जा रही है ना, अपॉइंटमेंट हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा। कोलेजियम जो है वो केवल सलाह देता है, केवल एडवाइस करता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए चलना है। हाउस द जोश, कैसे भाई जोश? काफी सारे लोग सदमे में आ जाते हैं, सोने से लग जाते हैं। एकदम जोश में रहना है, हाई जोश में रहना है, ठीक है। बने रहना है और लाइक शेयर करते चले जाना है, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों के लिए और भी एक चीज बता रहा हूं अभी। एक तो यार आप ललित यादव की पाठशाला को फॉलो करो। आप में से जिसको भी मोटिवेशन की कमी होती है ना, ललित यादव की पाठशाला को जाकर के जरूर देखो। इंस्टा पे, फेसबुक पर आपको बहुत मोटिवेशनल चीजें मिलेंगी। आपको लाइफ में
एक नया नजरिया मिलेगा जीने का कि किस तरीके से चीजों में बदलाव लाया जा सकता है।